खबरें तफसील से। योगी आदित्यनाथ की काबीना से इस्तीफा देने वाले दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी की रुकनियत इख्तियार कर ली है। वो अखिलेश यादव की मौजूदगी में एसपी में शामिल हुए। इस मौके पर उनके कई साथी भी एसपी में शामिल हो गए हैं। एसपी में शामिल होने के बाद दारा सिंह चौहान ने कहा कि दलितों और पसमानदा लोगों ने बीजेपी की हुकूमत बनाई, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दलितों और पसमानदा लोगों के मफादात को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी हुकूमत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए आइन के साथ छेड़छाड़ की गई तो उन्होंने हुकूमत और बीजेपी छोड़ने का फैसला किया। चाहता हूं क्या जिस तरीके से लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आज गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। उनको अनाज दे करके, कुछ छोटे छोटे चीजें दे करके गुलाम बनाने की, हमेशा लालच दे करके जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है। अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। सोच है। मैं तो कहता हूं कि साथियों, जिस तरीके से हमको लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्या करते रहे, साथियों 5 साल तक इंतजार हम लोग करते रहे, क्योंकि पिछड़े समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, बड़ी धैर्य रखते हैं, बड़ा भरोसा करते हैं। लेकिन जब भरोसे की बुनियाद उनकी हिलने लगी, भरोसे की बुनियाद जब उनकी डगमगाने लगी, जब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने लगा, जब आरक्षण से छेड़छाड़ करने की साजिश होने लगी, जब पूरे प्रदेश के कोने से त्राह त्राह मचने लगा, तब हमने देखा कि पूरी तरीके से जब इस प्रदेश में पूरे पिछड़े समाज के हित की अनदेखी हो रही है, बड़े पैमाने पर दलित समाज जिनको समर्थन दिया था उनके साथ अनदेखी हो रही है। पूरी तरीके से बाबा साहब ने संविधान का जो दस्तावेज दिया था, जिसे हमें हक और अधिकार से जीवन जीने का हक दिया था, उस संविधान से छेड़छाड़ करने की जब साजिश हो रही थी, तब हमने निर्णय लिया कि हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके फिर से इस प्रदेश में गरीबों की सरकार बनाएंगे। वहीं एसपी एमआईएम इत्तेहाद पर अखिलेश यादव ने तंज किया है। उन्होंने नामा निगारों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि वो पतंग नहीं उड़ाते हैं। हमें उलझाओ मत। अब भाई हमें उलझाओ मत। हम पतंग नहीं उड़ाते, न मंजे अंजे रखते। हम उलझना नहीं चाहते किसी चीज से। देखो भाई, हमें उलझाओ मत। अब भाई हमें उलझाओ मत। हम पतंग नहीं उड़ाते, न मंजे अंजे रखते। हम उलझना नहीं चाहते किसी चीज से। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी तारीखों के ऐलान के बाद पार्टियों में टिकटों को लेकर रस्साकशी शुरू हो गई है। इसी दौरान अलीगढ़ के आदित्य ठाकुर ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी करने की कोशिश की। दरअसल वो अलीगढ़ के छर्रा से इंतखाबी टिकट न मिलने पर नाराज थे। पुलिस ने उन्हें किसी तरह बचा लिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस शख्स को पार्टी कारकुन मानने से इनकार कर दिया है। टिकट मांग रहे थे आप विधानसभा 74 छर्रा से, जिला ठाकुर आदित्य ठाकुर तेजवीर से। हम लोग 5 साल से पार्टी के लिए जमीन पे खूब काम किया हमने। कौन सा जिला? हमारे पास हजारों अलीगढ़ में विधानसभा 74 छर्रा। किसको टिकट दे दिया? किसको दे दिया टिकट वहाँ से? आपका नाम क्या है? ठाकुर आदित्य जुनूनी समाजवादी। किसको? ठाकुर आदित्य किसको मिल गया टिकट वहाँ से? वो आईडी नीचे करो। मुंह में चला गया, थूक लो। मुंह में चला गया पेट्रोल, थूक लो। विधायक थे। अरे अब रुक जाइए, उल्टी हो जाएगी। 2 मिनट के लिए भैया रुक जाइए। बस मैं आत्महत्या करूँगा, हर हालत में करूँगा, आप रोक लो। भाजपा के एजेंट थे और इस यह व्यक्ति ना तो पूर्व विधायक था, ना ही इसको कभी जो है टिकट की घोषणा हुई थी। यह एक जो है सोची समझी रणनीति के तहत आया है, कह रहा है कि टिकट कट गया है। जब इसको कभी टिकट मिला ही नहीं था, ना टिकट की घोषणा हुआ, तो टिकट कटा कब? ये आवेदक था क्या ये? जी, आवेदक भी नहीं है, ना इसकी रसीद कटी है, ना ये पार्टी का जो है आजीवन सदस्य है, और ना ही पिछले बार कभी एमएलए रहा है, एमपी रहा है। विधानसभा से मांग रहे थे टिकट। ये छर्रा से कह रहा है, लेकिन ये जो है ना तो अप्लाई किया था, ना ही हमारी नीतियों के तहत है, ना ये समाजवादी पार्टी का जो है सक्रिय सदस्य है, ना ही समाजवादी पार्टी का आजीवन सदस्य है, ना ही समाजवादी बुलेटिन का हमारा सदस्य है, ना ये कभी जो है टिकट मांगा था, ना इसको कभी घोषणा हुई। तो जब कभी टिकट मिला ही नहीं तो टिकट तो कट नहीं सकता ना।
वहीं लखनऊ में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें साबिक आईपीएस अफसर असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जो फसाद बर्पा करते हैं वो एसपी में शामिल होते हैं और जो दंगाइयों को सबक सिखाते हैं वो बीजेपी से जुड़ते हैं। लेकिन असली सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगाइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम वो बेल पर है, एक जेल में एक बेल पर। सूची देखेंगे तो शुरुआत जेल वाले से होती है और अंत इनकी सूची का होगा तो बेल वाले पर होगा। ये जेल बेल का खेल ये समाजवादी पार्टी का असली खेल। आज समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में साफ ईमानदार छवि के अधिकारी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले दंगई, कईयों के खून से रंगे हुए हाथ वैसे जा रहे हैं। साबिक कांग्रेस लीडर इमरान मसूद एसपी में शामिल हुए। बाद में अब ये भी खबरें आ रही हैं कि टिकट न मिलने पर वो बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। इस हवाले से कांग्रेस लीडर प्रमोद कृष्णन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। ना घर के रहे ना घाट के, हम बात करते हैं इमरान मसूद की, जिन्हें सपा से टिकट नहीं मिला। और एक बार फिर से आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से हम बात करते हैं। आचार्य जी, हमने पहले भी आपसे बात की थी इमरान मसूद को लेकर। पश्चिम यूपी के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी में थे, सपा पार्टी ज्वाइन करी लेकिन टिकट नहीं मिला। किस नजरिए से आप इसे देखते हैं? देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि क्या हुआ है, लेकिन अभी तो उनके जाने की चर्चा थी। समाजवादी पार्टी में जाने से पहले वो वापस लौट आएंगे, ये तो किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। ये तो इस तरह की बात है कि निकाह होने से पहले ही तलाक हो गया। मगर मुझे कुछ इसकी खास खबर नहीं है। आप बता रहे हैं कि इमरान मसूद जी वहां से वापस लौट रहे हैं, तो ये तो जब पब्लिक डोमेन में बात आएगी तो इस पे तभी बात की जा सकती है। कांग्रेस ने हमेशा सुख दुख में साथ दिया, बसपा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सपा से उनका समझ लीजिए कि टिकट नहीं हुआ है। आखिरकार अखिलेश यादव ने टिकट नहीं किया, वो उनके ऊपर की बात है, जो भी है। लेकिन आप एक बड़े नेता हैं, प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं कि पश्चिम यूपी में कांग्रेस किस तरह आगे बढ़ेगी? इमरान मसूद जी नहीं है इस बार। देखिए, इमरान मसूद साहब की जो इज्जत, जो सम्मान, जो उनके परिवार का ऑनर कांग्रेस पार्टी के अंदर था, जो उनका रुतबा कांग्रेस में था, वो किसी और पार्टी में उन्हें नहीं मिलेगा, ना मिल सकता है। और जहां तक सवाल है अखिलेश यादव जी का, तो अखिलेश यादव जी को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश का सारा मुसलमान उन्हें वोट दे रहा है। तो जब उन्हें पता है कि सारा मुसलमान वोट दे रहा है तो वो किसी भी मुसलमान नेता को तवज्जो नहीं देंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि वो इमरान मसूद साहब का जो कद है, उनके कद के अकॉर्डिंगली उनकी इज्जत अफजाई नहीं की गई है। जिस ढोल नगाड़े से उनका स्वागत होना चाहिए वो नहीं किया गया। तो उसके पीछे मैं यही मानता हूँ कि उन समाजवादी पार्टी को लगता है कि सारा उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम वोट है वो उन्हें वैसे ही उनकी झोली में मिल रहा है। एक बात जानना चाहता हूँ कि इमरान मसूद का राहुल गांधी जी ने बड़े समर्थन किया था, प्रियंका गांधी जी बहुत समर्थन करती थी, तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि इमरान मसूद को जाना पड़ा? और बसपा पार्टी की ओर निगाहें हैं, क्या घर वापसी नहीं हो सकती कांग्रेस में? देखिए, इमरान मसूद साहब अगर कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो बहुत अच्छा। मैं उनकी पूरी वकालत करूंगा, लेकिन इसका फैसला इमरान मसूद साहब और कांग्रेस लीडरशिप लेगी। कांग्रेस नेतृत्व से उनके बड़े करीबी रिश्ते रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम बड़े नेता हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि इमरान मसूद, कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ रही है, उनका राजनीतिक फैसला है वे किस ओर जाना चाहते हैं। रोहित सिंह, न्यूज 18, गाजियाबाद।
गोवा के पणजी में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए 13 नुकाती एजेंडे पेश किए, जिसमें रोजगार, बदउनवानी पर नकेल कसना, तालीम, सेहत समेत दीगर एजेंडे शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आजाद भारत की तारीख में सबसे ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी है, जिसका सर्टिफिकेट वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी दिया है। आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक 15 साल बीजेपी का राज रहा, 15 साल एमजीपी का राज रहा, 25 साल कांग्रेस का राज रहा। तो आज गोवा की जो हालत है उसके लिए ये सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं। आज गोवा में यूथ की जो हालत है, आज गोवा में बेरोजगारी का जो आलम है, आज गोवा में जो इतना ज़्यादा करप्शन है, उसके लिए सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी एक फ्रेश होप के रूप में सामने आई है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारा गोवा को लेके क्या विजन है, तो 13 पॉइंट एजेंडा मैं आज गोवा के लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसे हमने पिछले 1-1.5 साल में बहुत गोवा के लोगों के साथ बातचीत करके, गोवा के लोगों के साथ सेवरल राउंड्स ऑफ डायलॉग्स करके ये पूरा एजेंडा तैयार किया है। हमारा डीएनए क्या है ये आपको दिल्ली की गवर्नेंस से पता चलता है। दिल्ली में हमने ईमानदार सरकार चला के दिखाई है, और वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया हमको कि सबसे ईमानदार पार्टी है ये देश की। मोदी जी ने मेरे ऊपर रेड कराई, मोदी जी ने मनीष सिसोदिया पे रेड कराई, सीबीआई की रेड कराई, पुलिस की रेड कराई, हमारे 21 एमएलए को गिरफ्तार किया, सारी रेड कराई उन्होंने। उनको हमारी 400 फाइलें एग्जामिन करने के लिए मोदी जी ने एक कमीशन बिठाया, एक भी गलती नहीं मिली उनको। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले की पैरवी के दौरान अब रियासती हुकूमत के माहिरीन कानून और एटीएस भी मौजूद रहेंगे। ये फैसला महाराष्ट्र हुकूमत ने किया है। दरअसल धमाके के मुकदमे की समाअत के दौरान गवाहों के मुसलसल अपने साबिका बयान से मुनहरिफ होने के मामला सामने आ रहे थे। वाज़ेह रहे कि 2008 मालेगांव बम धमाका मामले में जाफरानी दहशतगर्दों गिरोह के खिलाफ मुकदमे की समाअत जारी है और इसमें बड़ी तादाद में गवाहान अपने साबिका बयान से मुकर रहे हैं। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस लीडर और साबिक रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर आरिफ नसीम खान ने महाराष्ट्र एटीएस चीफ और वजीर दाखिला से मुलाकात करते हुए इस मुकदमे के गवाहान के मुकरने पर तशवीश का इजहार किया था। वाज़ेह रहे कि इस मुकदमे की एनआईए तफ्तीश कर रही है, जबकि इससे कबल तफ्तीश एटीएस के सुपुर्द थी। पिछले दिनों राज्य के गृह मंत्री श्री दिलीप वलसे पाटिल जी से बात की थी हमने, और एटीएस चीफ से भी परसों मुलाकात करके हमने मांग की थी कि मालेगांव ब्लास्ट केस के जो आरोपी हैं उनको एनआईए पर दबाव डालकर कहीं न कहीं बचाने की एक कोशिश और साजिश हो रही है, और महाराष्ट्र एटीएस और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की जो कोशिश है उसको रोकने के लिए एटीएस की तरफ से कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है फेयर और सही ट्रायल हो, उसके लिए एटीएस ने अपना वकील खड़ा करना चाहिए। और एटीएस के जो 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस में जो आईओ थे, ऑफिसर थे, अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति करनी चाहिए ताकि सही तरह से इस केस की पैरवी हो सके और जो दोषी हैं उनको शिक्षा दिलाई जा सके और महाराष्ट्र पुलिस को बदनामी से बचाया जा सके। उन्होंने हमारी मांगे मानी है और एटीएस के अधिकारी और एटीएस की तरफ से वकील जो डेली बेसिस पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है मालेगांव ब्लास्ट केस की, उसकी वो पैरवी करेंगे, ऐसा फैसला राज्य के गृह मंत्री जी ने किया है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन की मुहिम को शुरू हुए आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। मरकजी हुकूमत ने कोरोना वबा से हिफाजत के लिए 16 जनवरी 2021 को टीकाकारी मुहिम शुरू की थी। हुकूमत अपनी मुहिम में बहुत हद तक कामयाब रही है। टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क भर में ताहाल 156 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। कोरोना वबा पर काबू पाने और मुल्क के तमाम अफराद को इस मोहलिक वबा से हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम जावियों से मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। हाल ही में हुकूमत ने 15 से 18 बरस की उम्र वाले बच्चों के लिए वैक्सीन के अलावा ज़ईफ अफराद, फ्रंट लाइन और हेल्थ वर्कर्स के लिए एहतियाती टीका लगाया जा रहा है। वहीं कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,71,202 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी अरसे में 1,38,000 से ज्यादा अफराद शिफायाब हुए हैं। दादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 314 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 14,50,000 से ज्यादा एक्टिव मामले अभी भी हैं। कोरोना वबा से हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क भर में अब तक 156 करोड़ से ज्यादा डोज वैक्सीन की लगाई गई हैं। तो रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। तो आपको बता दें, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जोकोविच को बड़ा झटका लगा है। वीजा के लिए दाखिल की गई अर्जी उनकी मुस्तरद कर दी गई है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने जोकोविच को मुल्क बदर करने का हुक्म दे दिया है। अदालत के हुक्म पर जोकोविच ने मायूसी का इजहार किया है। अदालत के फैसले का एहतराम करता हूं, उनका कहना है, और साथ ही अदालती फैसले के खिलाफ हामियों का मुजाहरा भी देखने को मिला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के हवाले से यह खबर है। जोकोविच को बड़ा झटका लगा है। अदालत की तरफ से वीजा के लिए दाखिल की गई उनकी अर्जी को अदालत की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने जोकोविच को मुल्क बदर करने का हुक्म भी दे दिया है। अदालत के हुक्म पर जोकोविच ने मायूसी का इजहार किया है और साथ ही जो जोकोविच के हामी हैं उनका मुजाहरा देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जोकोविच के जो हामी हैं वो इस फैसले के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं और साथ ही जोकोविच ने ये भी कहा कि अदालत का जो भी फैसला है उसका एहतराम करता हूं, लेकिन ये बहुत ही मायूस कुन फैसला है। तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने उन्हें मुल्क बदर करने का हुक्म दे दिया है। अदालत के हुक्म पर जोकोविच ने मायूसी का इजहार किया, साथ ही कहा कि एहतराम करता हूं अदालत के फैसले का, और साथ ही साथ अदालती फैसले के खिलाफ हामियों का मुजाहरा भी देखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के आत्माकोर वाकये में पुलिस बेकसूर अफराद को गिरफ्तार कर रही है। बीती रात पुलिस ने गौसिया बी के मकान में दाखिल होकर एक नौजवान को गिरफ्तार किया, जिसका इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है। बेकसूर अफराद की गिरफ्तारियों से इलाके में खौफ का माहौल है। गौसिया बी ने बताया कि उनका बेटा बेकसूर है। पुलिस उनकी एक ना सुनी और 8 या 10 पुलिस जवान बगैर खातून कांस्टेबल के रात में घर में दाखिल होकर तलाशी ली और वालिदैन को धमकी दी। मुतासिरा खातून ने बताया कि पुलिस असल मुलजिम श्रीकांत रेड्डी को छोड़कर बेकसूर अफराद को गिरफ्तार कर रही है। गौसिया बी ने रियासती हुकूमत और पुलिस से उनके बेकसूर बेटे की रिहाई का मुतालबा किया है। वो बच्चे को अचानक रात को 11:30 बजे आको पुलिस आधे घंटे के बाद से लेकर जाते बोल के लेके गए। अभी तक आए नहीं, कुछ पता नहीं। एक पुलिस आए नहीं, एक बड़े लोग आए नहीं, क्या तुम्हारे बच्चा का क्या हाल बोल के। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब्बा अब्बा बोल के रो रहे। और क्या बोलने का, बहुत तकलीफ हमारे को, हमारा बच्चा हमारे को होना, इसमें कोई आत्मकुर्ब गया सो नहीं, लड़ा सो नहीं, ना हक के 11:30 बजे आके लेके गए बच्चे को। मैंने अल्लाह के वास्ते हमारे बच्चा को हमारे को भेज दो, बहुत बड़ी मेहरबानी होती है। ऐसा लगे तो हम ऐसा धुलाने निकले तो हमारे बच्चे कहाँ फिर देंगे, क्या नहीं कि बगिया वाले को फिर देंगे, कारा में फिर देंगे, किसके घर में बैठेंगे हमारे बच्चा भगवान में।
हमारे बच्चों खाना खा रहे, अब तक हमें खाना पानी कैसे जाते नहीं हमें काम की मेरी बंदे हमें लगा खाने शुरू को हमारे कितनी तकलीफ डालते हैं। मारे शुरू का आएगी, बोले शुरू का आएगी, हमारे बच्चे के पाले पड़े तो हमें क्या होगा, मुश्किल हमें किसके सामने बोले ना। पुलिस वाले आपको दूसरे आपको डरा देंगे, हमारे बोल देंगे कहाँ गए तुम्हारे बच्चे, कहाँ गए, बोलो किधर गए। ऐसा कर रहे तो क्या सार क्या आगे नहीं सारा हमारा बच्चा, बोले तो क्या थी मालूम नहीं, क्या बोले तो मालूम नहीं सार, बोलो सारा मालूम है। अब भी तो अस्पताल से ये बच्चा अस्पताल में लेकर छोड़ दो घर करे गया है, अब तक पता नहीं मेरा बच्चा। जिस तरह से आत्मकूर में जो इश्यू हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। जो फसाद वहाँ फैलाया गया, उसका जो फसादी है, फसाद फैलाने वाला फसादी है बीजेपी लीडर बुड्ढा श्रीकांत रेड्डी, वो मेन रीजन है। वहाँ से चला गया गाड़ी में, कार में, इस तरह से तेजी के साथ चलाया कि वहाँ गली में बच्चे ठहरे हुए थे, तो बच्चों के ऊपर से क्या है गाड़ी लेकर गया, तो एक बच्चे का क्या है पैर टूट गए। तो इंसाफ कौन है, वो बच्चे को कौन दिलाएगा इंसाफ। हम एसपी साहब से पूछना चाहते हैं कि बुड्ढा श्रीकांत रेड्डी 30 लोगों के साथ आया है, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन अरेस्ट किसे किया गया है, जो मासूम मुसलमान हैं, बच्चे हैं, एसडीपीआई के मेंबर्स हैं, उनको अरेस्ट किया गया। जो यहाँ बैठे हैं ना फैमिलीज, इनके जो बच्चों को क्या है पूरे पुलिस वाले अरेस्ट कर रहे हैं, उसमें उनका कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ देखने के लिए गए हैं। एक फैमिली वाले तो कहते हैं कि मेरे शोहर का ये था ऑपरेशन था, उनका बेटा क्या है हॉस्पिटल में था, उस दिन क्या है जो इंसिडेंट हुआ उस दिन उनका बेटा क्या है हॉस्पिटल में था, फिर भी क्या है जाकर दूसरे दिन आकर क्या है उस बच्चे को अरेस्ट किया गया है। यानी ऐसा जुल्म पुलिस वाले कर रहे हैं। अब तक इन्होंने भी बताया कि उनके फैमिलीज के साथ किस तरह से टार्चर कर रही है, पुलिस टार्चर करके उनके ऊपर जुल्म कर रही है, उनके घरों में जबरदस्ती घुसकर जा रहे हैं बगैर नोटिस के। यानी बगैर नोटिस के अरेस्ट करना क्या है। कर्नाटक के बीजेपी अकलेती मोर्चा में एक बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। अकलेती मोर्चा के लिए नए सदर और नए नायब सदर का इंतखाब अमल में आया है। सैयद सलाम बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के नए रियासती सदर होंगे। एडवोकेट मोहम्मद फारूक नए नायब सदर मुंतखब हुए हैं। पार्टी के रियासती सदर नलीन कुमार कटील ने नए ओहदेदारों की तकर्री की है। नौमुंतखब सदर सैयद सलाम ने बेंगलुरु की दरगाह हजरत सैयद सफदर अली शाह कादरी पर हाजिरी दी। दरगाह के सज्जादा नशीन सूफी वली बाकादरी की सरपरस्ती में दुआया महफिल मुनक्किद हुई। नौमुंतखब सदर और नायब सदर ने कहा कि वो मुसलमानों को बीजेपी के करीब लाने की कोशिश करेंगे, बीजेपी के सिलसिले में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करेंगे। मुसलमान बन के बीजेपी में रहना और उसके साथ जवाबदारी भी निभा के जाना, और मुसलमान का ख़ास तौर पर इस गवर्नमेंट के अंदर मुसलमानों का जो भी काम है लेने का, कितना क्या चल रहा है करने का, और क्या करके लेके आए तो भी मुसलमान के दिल के अंदर है, हमें उतर नहीं सकते। वो जो गवर्नमेंट और मुसलमान के बीच में एक ब्रिज के बनने के हमें काम करना चाहिए, करने की कोशिश करेंगे और आगे जाके कोशिश करेंगे हम लोग भी, हमारा भी कुछ एक प्लेस हो जाए, अच्छा प्लेस हो जाए। इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको? ज़रूर उम्मीद है, और हम वी ऑल सपोर्ट्स आवर प्रेसिडेंट। हमारे ऊपर एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी दे के है, हम लोग को तो करना ही है, और हम लोग इंशाल्लाह इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नाजरीन, कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और अपना ख्याल रखें। दीजिए इजाजत, आदाब।